तो गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। तो जैसे कि हम लोगों ने इससे प्रीवियस क्लास में देख चुका हूँ, इंडियन आर्किटेक्चर का जो पहला पार्ट था, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो शैली थी उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? फिर हम लोगों ने जैन मंदिर एवं बौद्ध मंदिर के बारे में पढ़ा। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? शैलकृत एवं गुफा मंदिर के बारे में। इसमें हम लोगों को पढ़ना है एलिफेंटा गुफा के बारे में, अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को कहीं कोई डाउट, कहीं कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा। एक बार मेरे यूट्यूब वाले भी दोस्त बता देंगे कि उनको आवाज क्लियर आ रही है, एंड जो क्लास देख रहे हैं वो भी बता देंगे। तो चलिए देखिए, क्या दिया हुआ है? भारत माने सेल्किर गुफा मंदिर। सेल्किर माने जो पत्थर से बना हुआ जो मंदिर है, जो गुफा में जो मंदिर बना हुआ, किससे बना हुआ? पत्थरों से जो मंदिर बना हुआ है, वो उसका मतलब हो गया सेल्कृत एवं गुफा मंदिर। उसी में है आपका एलिफेंटा है, अजंता है और एलोरा है। उसी के बारे में हम लोग को देखना है। देखिए, ठीक है, देखिए, भारतीय स्थापत्य कला में सेल्कृत मंदिर का अत्यंत महत्व, यानी स्थापत्य माने मैंने आपको कल ही बताया था, इसका मतलब होता है वास्तुकला। यानी भारत के वास्तुकला में जो है सेल्कृत का मंदिर का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान। माने आप लोग देखते होंगे स्टूडेंट, बहुत ऐसा मंदिर जहाँ पर सिर्फ पत्थर को काटकर मंदिर का निर्माण कराया गया है। माने 80 to 90% ऐसा मंदिर है जहाँ पर जो मंदिर बड़े बड़े मंदिर है जिनके बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं, उनका निर्माण कैसे कराया गया? उनका जो है एक तरह से पत्थरों को काट कर, यानी पत्थरों से रॉक कट मंदिरों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कहाँ पे? भारत के वास्तुकला में। भारत की वास्तुकला में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? सेलकृत मंदिरों का। इस शैली में क्या होता था? इस शैली में जो है, इस शैली में आपका पर्वत या चट्टान, यानी पर्वत और चट्टान को काट कर क्या मंदिर, गुफा, स्तंभ और मूर्तियां बनाई जाती थी। इस शैली में क्या होता है? रॉक कट शैली में क्या होता है? इसमें पत्थर या चट्टान को काटकर मंदिर का, गुफा का, स्तंभ का और मूर्तियां का निर्माण कराया जाता था। देखिए, ये कार्य क्या था? ये कार्य बहुत ही मुश्किल था। तभी के समय में लोग पत्थर आखिर काटते कैसे होंगे? ये कार्य क्या है था? ये कार्य बहुत ही कठिन था। क्यों? क्योंकि एक बार पत्थर काटने के बाद, अगर मान के चलिए अगर आप पत्थर को काट देते हो तो उसका उसमें सुधार करने की कोई भी संभावना नहीं होती थी। ओके स्टूडेंट, देखिए, अगर आप एक बार पत्थर को काट देते हो, मान के चलिए आप ही एक पत्थर को आप तोड़ देते हो, क्या उसको आप दोबारा सुधार कर सकते हो? उसको आप दोबारा शेप दे सकते हो? नहीं। देखिए, देखिए, भारत में जो है ना सेलकृत माने रॉक कट स्टाइल का जो विकास हुआ, माने रॉक कट वास्तुकला का जो विकास हुआ, लगभग का दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 8वीं शताब्दी ईसा ईस्वी तक हुई। माने आप लोग से अगर पूछा जाए क्वेश्चन, भारत में सेलकृत वास्तुकला का विकास लगभग कब हुआ? तो भारत में जो सेलकृत वास्तुकला का है उसका विकास लगभग दूसरी शताब्दी ईसा से पूर्व से लेकर 8वीं शताब्दी ईस्वी तक जो है सेलकृत का विकास हुआ। कहाँ पर? भारत में। इस काल में क्या क्या हुआ स्टूडेंट? देखिए, इस काल में बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित अनेक गुफाओं मंदिरों का निर्माण हुआ। इस काल में क्या हुआ? जो दूसरी शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक जो काल था, इस काल में क्या हुआ? इस काल में जो बौद्ध धर्म हो गए, हिंदू धर्म हो गए, जैन धर्म हो गए, उनसे संबंधित क्या हुआ? एक प्रकार अनेक अनेक प्रकार की गुफाओं का, मंदिरों का एक प्रकार से निर्माण हुआ। और इसी में क्या है? एलिफेंटा, अजंता, एलोरा इस परंपरा के क्या है? प्रमुख उदाहरण है। ओके स्टूडेंट, कहीं कोई डाउट?
देखिए आप लोग से ये पूछ सकता है कि भारत में इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ पर ये बन रहा है। देखिए इसमें क्या बन रहा है, ये जो है आपका एक प्रकार से इसका विकास कब हुआ था भारत में, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 8वीं शताब्दी ईस्वी तक क्या हुआ था, इसका विकास हुआ था। ओके, तो चलिए हम लोग अब एलिफेंटा केव्स देखते हैं। एलिफेंटा गुफा के बारे में देखिए, पत्थरों को काटकर इसका निर्माण किया गया है ना, पत्थरों को काटकर एलिफेंटा की क्या गुफाओं का निर्माण किया गया है। देखिए पत्थरों को काटकर मूर्तियों का भी निर्माण किया गया है। देखिए चलिए पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, उसके बारे में जो लिखा हुआ उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। देखिए देखिए पत्थरों को काट कर क्या सेल्कृत रॉक कट स्टाइल में इसका क्या निर्माण किया गया। देखिए हम लोग क्या देखने वाले हैं जी स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं एलिफेंटा गुफा के बारे में। तो एलिफेंटा की गुफा कहाँ पर स्थित है, ये जो गुफा है ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपके महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में मुंबई के पास एलिफेंटा की जो गुफा है ना, एक प्रकार से आपका देखिए महाराष्ट्र जो है ना, महाराष्ट्र यानी मुंबई, मुंबई के पास जो एक समुद्र है, सी के बीच में एक आइलैंड है, सी के बीच एक छोटी सी आइलैंड पर जो है एलिफेंटा की गुफा क्या एक प्रकार से यहाँ स्थित है। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट, तो आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग बोलिएगा एलिफेंटा की गुफाएं जो है इस प्रकार से महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था, देखिए इसका निर्माण लगभग जो हुआ था आपका एलिफेंटा की गुफाओं का जो निर्माण हुआ था लगभग माने 6 सेंचुरी ईस्वी में हुआ था। माने आप लोग से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एलिफेंटा की जो गुफाएं है उसका निर्माण लगभग कौन सी शताब्दी में हुआ था, कौन सा सेंचुरी में हुआ था, तो एलिफेंटा गुफा का जो निर्माण है लगभग 6 सेंचुरी में हुआ था। ये क्या है, ये मुख्य रूप से किसको समर्पित स्टूडेंट, ये जो गुफाएं हैं ये मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। आप लोग से क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो किस भगवान को समर्पित है। ठीक है, तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वह मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। देखिए इसका निर्माण माना जाता है, इसका जो निर्माण है माना जाता है कि चालुक्य या राष्ट्रकूट शासकों के काल में क्या हुआ था, एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण हुआ था। देखिए आप लोग ऑप्शन यह दे दीजिएगा किनके शासक काल में जो एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण हुआ था। आप लोग को जब भी देगा ये दोनों ऑप्शन नहीं देगा, एक ये वाला दे सकता है या ये वाला दे सकता है, और तीन कुछ डिफरेंट ऑप्शन दे देंगे। तो आप लोग लिखिएगा इनका जो निर्माण हुआ था राष्ट्रकूट के जो शासक थे उनके काल में इसका निर्माण हुआ था। ओके, इसमें क्या क्लियर हुआ, सबसे पहला पॉइंट इनका निर्माण लगभग 6 सेंचुरी में हुआ था। ये मुख्य रूप से किसको समर्पित है, ये मुख्य रूप से जो एक प्रकार से जो लॉर्ड शिव है, महादेव, महादेव को यह समर्पित है। और क्या माना जाता है, इसमें यह माना जाता है कि इनका निर्माण जो है चालुक्य या राष्ट्रकूट का जो शासन के कालों में हुआ था। अब हम लोग इसका वास्तुकला विशेषता देखें। देखिए तो हम लोग क्या देखेंगे, अब इसका वास्तुकला विशेषताएं, इसको क्या किया गया था, जो चट्टानों को काट कर एक प्रकार का विशाल गुफा मंदिर बनाया गया था। मतलब इसका एलिफेंटा की विशेषता देखें, इसका निर्माण कैसे किया गया था स्टूडेंट, इसमें जो होता है चट्टान पत्थरों को काट कर एक प्रकार से बहुत ही बड़ा विशाल लार्ज गुफा जो है उसका मंदिर बनाया गया। और इसमें जो मुख्य गुफा है वह क्या, केव वन। इसमें जो देखिए अगर पूछिएगा आपका सबसे मुख्य एलिफेंटा की गुफा में सबसे महत्वपूर्ण गुफा कौन सा है, आप लोग को 3-4 कैप दे देगा, तो इसका जो सही आंसर होगा कैप वन जो है सबसे महत्वपूर्ण गुफा है। इसमें क्या, इसमें एक गर्भगिरी बना हुआ है, जो यहाँ पर भगवान शिव जी विराजे हैं, शिवलिंग से युक्त एक गर्भगिरी बना हुआ है।
विशाल स्तंभों से युक्त मंडप, माने मंडप आप लोग देखते होंगे जो शादी ब्याह में होता है, उस टाइप का मंडप बना हुआ, विशाल विशाल स्तंभ से, बड़े बड़े पिलरों से उसका निर्माण हुआ है। हम लोग इसका अगर प्रमुख मूर्ति देखें तो इसमें देखिए, इसमें एक प्रकार से आपका त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति यानी महेश मूर्ति, शिव जी के तीन रूप इसमें हैं। सबसे पहला है अर्धनारीश्वर, शिव जी को अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया गया है। फिर नटराज, फिर गंगाधर रूप। ये क्या है, ये वहां की जो है एलिफेंटा गुफा की सबसे प्रमुख मूर्तियां हैं। सबसे पहला है त्रिमूर्ति, फिर अर्धनारीश्वर, फिर नटराज, फिर गंगाधर रूप। ओके। चलिए अब हम लोग इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे, इनका इंपॉर्टेंस क्या क्या है। देखिए ये जो है ना आपका जो एजेंट, जो हम लोग पढ़ रहे क्या, एलिफेंटा की जो गुफाएं पढ़ रहे हैं, ये एक प्रकार के आपके शिव मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। शिव यानी शिव की जो मूर्ति कला, तो शिव जी का जो मूर्ति बनाया गया उसका मूर्ति कला के एक प्रकार से उत्कृष्ट और बेस्ट एग्जाम्पल है। ये एक प्रकार से आध्यात्मिक शक्ति और कलात्मक परिपक्वता का भी प्रतीक है। इसका आखिर का पूछे, आप लोग से पूछ सकता है कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो किस चीज का प्रतीक है, तो वहां पर आप लोग को ऑप्शन दे दिया जाएगा, आध्यात्मिक शक्ति और कलात्मक परिपक्वता। दो तीन एग्जाम्पल और दे दिए जाएंगे, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका आध्यात्मिक शक्ति और कलात्मक परिपक्वता क्या है, एक प्रकार से इसका प्रतीक है। और देखिए जैसे यूनेस्को ने क्या किया, इसको विश्व धरोहर स्थल भी माना है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा एलिफेंटा की गुफा से जो मेन मेन पॉइंट थे वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। चलिए देखने में, अगर आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट, कुछ क्वेश्चन हो तो। चलिए, कोई डाउट कोई क्वेश्चन नहीं आप लोगों को, अच्छी बात है। देखिए अब हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे अजंता की गुफाओं के बारे में, यानी अजंता कैव्स के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा अभी, एलिफेंटा गुफाओं के बारे में देखा, अब हम लोग देखेंगे अजंता की गुफा के बारे में। अजंता की गुफाओं का भी जो निर्माण किया गया है स्टूडेंट, एक प्रकार से रॉक कट शैली में किया गया, यानी पत्थरों को काट कर निर्माण कराया गया है। ठीक है, देखिए आप लोग देख रहे हो, एक पत्थर को काट कर इसका निर्माण कराया गया है। ये भी देखिए आप, पत्थरों को काट कर प्रतिमा बनाई गई है, मूर्ति बनाई गई है। ठीक है, आप लोग बताइएगा स्टूडेंट, जो एलिफेंटा की गुफा है वो किस राज्य में स्थित है। जो एलिफेंटा की जो गुफा है वह किस राज्य में स्थित है। जो स्टूडेंट क्लास कर रहे वो बताएंगे कि अजंता की नहीं, एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। और एक बताइएगा, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो किस भगवान को, किस देवताओं को समर्पित है। चलिए आप लोग बताइएगा, एलिफेंटा की गुफाएं जो है वो किस देवताओं को समर्पित है, और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वह किस राज्य में स्थित है। चलिए तो आज हम अब हम लोग देखने वाले हैं, देखिए
मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो आपका जो एलिफेंटा की गुफा है वो एक प्रकार से भगवान शिव को समर्पित है और ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ओके, तो चलिए अब हम लोग अजंता की गुफाओं के बारे में देखते हैं। देखिए अजंता जो केव्स है ना, ये एक प्रकार से आपका कहाँ पर स्थित है, ये एक प्रकार से आपका महाराष्ट्र राज्य में औरंग औरंगाबाद करके है, वहां पर जो है ये आपके स्थित है। तो आप लोग से क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग बोलिएगा अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास स्थित है। आप लोग को ये ऑप्शन दे देगा कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, औरंगाबाद दे देगा। आप लोग को 3-4 स्टेट माने जो जिला है उनका दे देंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा डीप पूछेगा तो आपसे ये पूछ सकता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। एक दे देगा औरंगाबाद, एक फैजाबाद और इस तरह से एक वाराणसी और एक दे देगा महाराष्ट्र में कुछ जिले के नाम दे देंगे वहां पर। तो अजंता की जो गुफाएं हैं स्टूडेंट, वो आपका कहाँ पर स्थित है, वो औरंगाबाद में स्थित है। देखिए देखिए अजंता गुफा को जो निर्माण है ना, एक प्रकार जो अजंता की गुफाएं हैं उसका निर्माण जो है 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईस्वी के बीच हुआ है। माने अजंता की जो गुफाओं का निर्माण कब हुआ स्टूडेंट, तो देखिए 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6th सेंचुरी ईस्वी के बीच जो है अजंताओं की गुफा का निर्माण हुआ है। कब हुआ है अजंताओं की गुफाओं का निर्माण स्टूडेंट, 2री शताब्दी 2nd सेंचुरी ईसा पूर्व से लेकर 6th सेंचुरी ईस्वी के बीच जो है इसका निर्माण हुआ है। और ये एक प्रकार से किसको समर्पित है, ये एक प्रकार से बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैसे कि हमारा एलिफेंटा की गुफाएं जो है वो भगवान शिव को समर्पित थे, उसी प्रकार जो अजंता की जो गुफा है वह बौद्ध धर्म से क्या है, संबंधित है। देखिए और एक प्रकार से जो है ना अजंता की जो गुफाएं है ना स्टूडेंट, ये किसको समर्पित है, ये एक प्रकार से जो भगवान बुद्ध हैं उनकी मूर्तियां, उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं को चित्रकला के रूप से दिखाया गया है। देखिए ये सब जो टेम्पल जो बना हुआ है, देखिए किससे रिलेटेड, गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। और यहाँ पर गौतम बुद्ध से रिलेटेड उनकी जीवनी, वो कैसे पढ़ाई लिखाई की, कैसे उनका जन्म हुआ, किस प्रकार से उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, कहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्ति की, उनसे जुड़ी जानकारी, उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं का जो है आपका अजंताओं की गुफा में क्या है, जिक्र किया गया है। ठीक है, देखिए देखिए अगर हम लोग इसका वास्तुकला विशेषता देखें तो यहाँ पर आपका कुल 30 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं यहाँ पर माफी चाहूंगा, अजंता की जो गुफा है वहां पर कुल कितनी गुफाएं, वहां पर कुल 30 गुफाएं हैं। और यहाँ पर दो प्रकार की संरचना देखी जाती है, एक क्षेत्र जहाँ पर प्रार्थना कक्ष दिया गया है, यहाँ पर लोग जाकर प्रार्थना कर सकते हैं, और एक विहार, विहार यानी भिक्षुओं का निवास। भिक्षु यानी जो जो असमर्थ है, जो कमा नहीं सकते हैं, जिनके पास खाने पीने का दिक्कत है, उनको हम लोग भिक्षुआ बोलते हैं, यानी भिक्षुओं का एक प्रकार से निवास स्थान। देखिए इसमें इसके अंदर जो मैंने आपको बताया ना, भित्ति चित्र यानी मूरल जो है विश्व प्रसिद्ध। मैंने बताया ना यहाँ पर चित्रकला के माध्यम से क्या किया गया, यहाँ पर चित्रकला के माध्यम से गौतम बुद्ध का जीवनी को दिखाया गया, हुआ यहाँ पर क्या एक प्रकार से विश्व प्रसिद्ध है। जो भित्ति चित्र है मूरल, वो एक प्रकार से वर्ल्ड फेमस है। जातक कथाएं, गौतम बुद्ध से जुड़ी कथाएं, बुद्ध के जीवन का दृश्य यहाँ देखने को मिलता है। रंग, भाव और यथार्थवाद का यहाँ पर क्या एक प्रकार से अद्भुत संतुलन भी है। ओके स्टूडेंट, अगर हम इसका महत्व देखें, देखिए इसको क्या माना जाता है, जो अजंता की जो गुफा है इसको भारतीय चित्रकला का एक प्रकार से स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, स्वर्ण युग किसको माना जाता है, भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग किसको माना जाता है, जो अजंता की जो गुफाएं हैं उसको भारतीय चित्रकला का एक प्रकार से गोल्डन एज, गोल्डन पीरियड माना जाता है। और यहाँ पर जो गौतम बुद्ध है,
गौतम बुद्ध का जीवन में एक प्रकार से सजीव लाइव चित्रण देखने को मिलता है। माने उनका जो वो जब से जन्म लिए देखिए, इसमें क्या गौतम बुद्ध का जीवनी देखने को मिलता है। माने वो जब से जन्म लिए, कैसे जन्म लिए, किस प्रकार से वो शिक्षा प्राप्त किए, कैसे उन्होंने पढ़ाई की, किस प्रकार से उन्होंने अपना घर को त्यागा, अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, किस प्रकार से उन्होंने भिक्षा मांगा और किस प्रकार से उनका देहांत हुआ, मृत्यु हुई, उन सभी का जो है वहां पर अजंता की गुफा में सजीव चित्रण देखने को मिलता है। और देखिए इसको इसको भी यूनेस्को ने क्या किया है, एक प्रकार से विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया है। देखिए इसको कब शामिल किया यूनेस्को ने, ये वाला पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा स्टूडेंट, जो मैं आपको बता रहा हूँ। 1983 में अजंता की जो गुफा है, 1983 में अजंता की गुफाओं को यूनेस्को ने क्या किया है, वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है, यानी विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को ने जो है अजंताओं की गुफाओं को घोषित किया। और कब, 1983 में। आप लोगों को ये क्वेश्चन दे देगा यूनेस्को ने आप लोग ये क्वेश्चन दे देगा यूनेस्को ने अजंता की गुफाओं को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया। आप लोग ऑप्शन दे देगा 1981, 82, 83, 84। बहुत सारे स्टूडेंट 82, 84 जिसको याद नहीं हो, जो पढ़े नहीं होंगे, जो अभी नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, वो गलत टिक करके आ जाएंगे। तो इसको विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया स्टूडेंट, इसको जो है 1983 में विश्व धरोहर स्थल में क्या किया गया, एक प्रकार से शामिल किया गया। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, चलिए हम लोग से मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब दो। नहीं चलिए, मैं एक बार क्लास के एंड होने के बाद ही आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एलोरा की गुफा के बारे में। ठीक है, हम लोग एलोरा की गुफाओं के बारे में देखिए। ये भी रॉक कट स्टाइल में बनाया गया है, यानी पत्थर को काटकर इसका निर्माण किया गया है। ये देखिए, ये देखिए रॉक कट स्टाइल में इसका निर्माण किया गया है। देखिए ये सब जितने टेम्पल हम लोग पढ़े, ये सब क्या है, एक प्रकार से आपका रॉक कट स्टाइल यानी सेलकृत यानी पत्थर को काटकर इसका निर्माण किया गया है। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो एलोरा की गुफा है, ये भी एक प्रकार से आपका जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, जैसे अजंता की गुफा भी आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित थी, उसी प्रकार एलोरा की जो भी गुफाएं हैं, वो भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, देखिए देखिए एलोरा एलोरा गुफा का निर्माण कब हुआ स्टूडेंट, एलोरा की जो गुफाएं हैं उसका जो निर्माण है, एलोरा गुफाओं का निर्माण लगभग फिफ्थ सेंचुरी से लेकर 8th सेंचुरी के बीच हुआ है। ठीक है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कब हुआ है, एलोरा गुफाओं का जो निर्माण है 5th सेंचुरी से लेकर 8th सेंचुरी के बीच में जो है एलोरा की गुफाओं का एक प्रकार से निर्माण हुआ है। और ये तीन धर्म, इसमें ये तीन धर्म से संबंधित, सबसे पहला बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से ये क्या है, तीनों धर्म से क्या है, ये एक प्रकार से संबंधित है, एक प्रकार से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम लोग देखिए इसका वास्तुकला विशेषता देखते हैं। जैसे कि हम लोग ने अजंता में देखा तो वहां पर 30 गुफाएं थी, तो यहाँ पर आपका कितनी गुफा है, यहाँ पर आपका कुल 34 गुफा है, जिसमें 12 बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, 17 हिंदू धर्म से रिलेटेड है और 5 जैन धर्म से रिलेटेड है। तो कुल 34 गुफा है, जिसमें 12, आप एक क्वेश्चन ये दे देगा कि एलोरा की गुफा में बौद्ध धर्म से रिलेटेड कितनी गुफाएं हैं, या ये भी दे सकता है एलोरा की गुफाओं में
एलोरा की गुफा में या हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुल कितनी गुफाएं हैं? ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे इसे कुछ फेमस चीज है। यहाँ पर कैलाश टेम्पल है, कैलाश टेम्पल यानी कैलाश टेम्पल यहाँ पर है। यहाँ पर एक ही चट्टान को काटकर जो है मैंने बहुत, देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो क्या किस प्रकार से निर्माण किया गया है, यहाँ पर जो है एक एक ही चट्टान को माने एक ही पत्थर को एक ही रॉक को जो काट कर है उसका निर्माण किया गया, माने विशाल मंदिर बनाया गया है। माने वहाँ बहुत सारे चट्टान को, यहाँ पर विशेषता है कि एक ही चट्टान को काटा गया और एक ही चट्टान काट कर जो है विशाल मंदिर का निर्माण कराया गया। ओके स्टूडेंट, कैसे निर्माण कराया गया? एक ही चट्टान को काटकर जो है विशाल मंदिर का एक प्रकार से निर्माण कराया गया। देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो एक प्रकार से रामायण और महाभारत का जो दृश्य है उसका देखने का मिलता है। यहाँ पर क्या मिलता है, एलोरा की गुफाओं में सबसे बढ़िया रामायण और जो महाभारत का जो दृश्य है उसका उसके बारे में देखने को मिलता है, उसका जानकारी मिलता है वहां पर। और यहाँ पर जो ड्राइंग किया गया, जो चित्रकारी की गई वो बहुत ही जटिल माने बहुत ही हार्ड और भव्य संरचना है। यहाँ पर जो नक्काशी की गई वो बहुत ही जटिल है और एक प्रकार से बहुत ही भव्य संरचना है। यानी क्या है, अत्यंत जटिल नक्काशी और भव्य संरचना है यहाँ पर। और हम लोग इसका इंपॉर्टेंस देखें, इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है। यह एक प्रकार से जो धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है, माने धर्म के बारे में जो है एलोरा की गुफाएं बताती है, एक प्रकार से धार्मिक सहिष्णुता का क्या है, प्रतीक है। और ये सेलकृत माने सेलकृत जो माने सेलकृत पत्थर से काटकर जो वास्तुकला है उसका एक प्रकार से क्या, एक चरम मानी बहुत ही बड़ा उपलब्धि माना जाता है इसको। देखिए चलिए हम देखिए, मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, उसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। देखिए आप लोग से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एलोरा की गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध रचना क्या है। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं वहां पर सबसे प्रसिद्ध रचना क्या है, कैलाश टेम्पल है। और ये किस गुफा में, ये गुफा नंबर 16 में है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग से ये बनेगा कि एलोरा की जो गुफा है वहां पर सबसे प्रसिद्ध रचना क्या है। तो वहां पर जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो कैलाश मंदिर। ठीक है, और देखिए इसको भी यूनेस्को ने इसको भी विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया था, 1983 में जो है यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज स्थल में शामिल किया था। देखिए जैसे एलिफेंटा की गुफा जिसको शिव भगवान शिव को समर्पित है, त्रिमूर्ति। अजंता की जो गुफा है वो बौद्ध धर्म को समर्पित है, जो भित्ति चित्र किया गया है, माने मंदिर के जो भीतर है पत्थर को काटकर चित्रकारी की गई है। फिर एलोरा की गुफा है, यहाँ पर तीनों धर्म से रिलेटेड है। इसका सबसे प्रमुख क्या, वहां पर कैलाश मंदिर। ठीक है, चलिए ये उतने आप लोगों की इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग एंड दी लास्ट देखेंगे क्या, हिमालय मंदिर। हिमालय मंदिर यानी केदारनाथ मंदिर के बारे में। ठीक है, यहाँ हम लोग किसका देखेंगे, हिमालय मंदिर के बारे में, यानी केदारनाथ जो मंदिर है जिसको आप लोग रील्स देखते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट विजिट भी किए होंगे। कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने केदारनाथ मंदिर का दर्शन किया है, वो बताएंगे। मैंने तो अभी तक नहीं किया स्टूडेंट, आप लोग बताइए कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने केदारनाथ मंदिर का क्या किया है, अध्ययन किया है। मैंने अध्ययन किया है या वहाँ उनको देखने गए हैं, वहां पर विजिट किए हैं। इतने कितने सारे स्टूडेंट, एक बार बताइए कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने केदारनाथ मंदिर का दर्शन किया है।
और बाकी स्टूडेंट बताएंगे, शिवम बता रहे सर मैंने नहीं किया हुआ है, और बाकी स्टूडेंट सारी सभी को बताएंगे कि किस किस लोगों ने मंदिर का अध्ययन किया है। मनोज भी बोले नहीं किए हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग पढ़िए अच्छे तरीके से, जॉब लीजिए, उसके बाद आप लोग जरूर दर्शन कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या केदारनाथ मंदिर के बारे में देखते हैं। देखिए कितना सुनहरा दृश्य है, मन चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई मंदिर, रॉक कट स्टाइल पत्थर से काट कर निर्माण कराया गया है। देखिए केदारनाथ मंदिर कहाँ, देखिए सबसे हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले, केदारनाथ मंदिर के बारे में। केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो केदारनाथ जो मंदिर है वह कौन से स्टेट में स्थित है स्टूडेंट, वो जो है एक प्रकार से उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ये आप लोग से नहीं पूछेगा, आप लोग से सिर्फ ये क्वेश्चन पूछेगा कि केदारनाथ जो टेम्पल है वो किस राज्य में स्थित है। तो केदारनाथ जो टेम्पल है वह उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय जो क्षेत्र है वहां पर वह स्थित है। और जो इसकी ऊंचाई है, इसका ऊंचाई जो है समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर ऊंचाई पर क्या है, केदारनाथ मंदिर स्थित है। सबसे पहले केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य में स्थित है, और फिर इसका समुद्र से कितनी ऊंचाई है, इसका समुद्र से जो ऊंचाई है 3583 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। और ये भी पूछ लेगा कि केदारनाथ जो मंदिर है वह किस नदी के तट पर स्थित है। तो केदारनाथ जो मंदिर है वह मंदकानी जो नदी है उसके तट पर वह स्थित है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। देखिए केदारनाथ जो मंदिर है वह एक प्रकार से किसको समर्पित है, केदारनाथ जो मंदिर है वह एक प्रकार से लॉर्ड महादेव भगवान शिव को समर्पित है। और ये जो है ना, ये भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ठीक है। और उत्तराखंड के 4 धामों में भी शामिल है, माने 4 धाम जो यात्रा होता है उत्तराखंड में वह उसमें भी शामिल है। और एक प्रकार से भारत का जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से यह एक है। पौराणिक मान्यता के सम्मान, पुरानी कथा के अनुसार यह माना जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था स्टूडेंट, तो जो यह जो केदारनाथ मंदिर है इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। और बाद में क्या हुआ, जब पांडवों ने इसका निर्माण करा दिया तो बाद में 8th सेंचुरी में जो आदि शंकराचार्य थे, आदि शंकराचार्य ने क्या किया था, इसका पुनरुद्धार किया था। पुनरुद्धार माने इसे इम्प्रूवमेंट किया था, माने इसको सही स्ट्रक्चर दिया, फाउंडेशन दिया, बेस दिया, माने एक तरह से उसका रेनोवेशन करना। क्या किया था, आदि शंकराचार्य ने इसका एक प्रकार से पुनरुद्धार किया था। और इसमें क्या माना जाता है, ये एक प्रकार से वर्तमान संरचना, जो एक प्रकार से जो प्रेजेंट संरचना यानी वर्तमान संरचना का प्रारंभिक मध्यकालीन, माने इसका निर्माण एक तरह से माना जाए तो 8th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के बीच मानी जाती है, ओके। इसका निर्माण काल कब माना जाता है स्टूडेंट, इसका निर्माण काल माना जाता है 8th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के बीच। और हम लोग इसका स्थापीय विशेषताएं देखेंगे। देखिए इससे हम सबसे पहले देखेंगे निर्माण सामग्री, इसके कारण ये किस पत्थर से निर्मित है। ये एक आता है विशाल धूसर पत्थर, यानी जिसको ग्रे पत्थर बोला जाता है। यानी जो केदारनाथ जो मंदिर है उसका निर्माण किससे किया गया, उसका जो निर्माण है विशाल धूसर ग्रे पत्थरों से जो है इसका एक प्रकार से निर्माण किया गया है। और इसमें जो बड़े बड़े जो पत्थर है ना, बड़े बड़े पत्थर के जो खंड है, बड़े बड़े पत्थर के खंडों को बिना चूने मोटर के जोड़ा गया है, मोटार, यानी जो बड़े बड़े जो पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर का जो खंड होता है उसको बिना चूना
और मोर्टार का क्या है, एक प्रकार से जोड़ा गया, एक प्रकार से उसका एडिशन किया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर कठोर जो हिमालय का जो कठोर जलवायु है उसको सहने के लिए एक प्रकार से मजबूत संरचना क्या करे, प्रदान करे। अब हम लोग देखेंगे संरचनात्मक योजना। देखिए मंदिर मुख्यतः जो है ना, ये केदारनाथ जो मंदिर है एक प्रकार से तीन भागों में क्या है, एक प्रकार से विभाजित है। सबसे पहला है गर्भगिरी। गर्भगिरी जहां पर क्या है, शिवलिंग स्थापित है, और यह एक प्रकार से सबसे पवित्र भाग है। तो केदारनाथ जो मंदिर है वो कितने भागों में विभाजित है स्टूडेंट? केदारनाथ जो मंदिर है वह कितने भागों में स्थित है? तो केदारनाथ जो मंदिर है वह तीन भागों में स्थित है। सबसे पहला दिया गया है गर्भगिरी, जो यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से शिवलिंग स्थापित है, और ये क्या है, और ये एक प्रकार से सबसे पवित्र भाग भी है। दूसरा है मंडप यानी असेंबली हॉल। यहाँ पर क्या है, श्रद्धालु जो होते हैं, जो भक्तजन जो जाते हैं उनके लिए निवास स्थान है, और इनका जो निर्माण है मोटे मोटे पत्थरों से निर्माण इसका कराया गया है। फिर हम लोगों का प्रवेश द्वार, जहाँ से एंट्रेंस करते हैं। मानिए ये देखिए एक प्रकार से बहुत ही साधारण है, लेकिन जो इसका संरचना है, जो इसका फाउंडेशन है, जो इसका बेस है, वो काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी मजबूत है। फिर इसका हम लोग शिखर के बारे में देखेंगे। शिखर यानी देखिए ये जो शिखर है आपके, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए इसका शिखर के बारे में देखेंगे। देखिए क्या है, एक प्रकार से बहुत ही ऊंचा और सीधा शिखर है, माने स्ट्रेट स्ट्रेट एज शिखर है, माने ऊंचा और सीधा शिखर है। और ये जो है एक प्रकार से हम लोग जैसे डिफरेंट डिफरेंट शैली पर रहते हैं, उसमें से नागर शैली का एक प्रकार से बहुत ही सरल रूप है। इसमें देखिए केदारनाथ मंदिर का सजावट बहुत कम है, पर जो उसका मजबूती है, जो उसका बिल्डनेस है, जो उसका फॉर्मेशन है, वो बहुत ही मजबूत है और बहुत ही अधिक है। ठीक है। अब देखिए चबूतरा प्लेटफॉर्म यानी चबूतरा, जो आप लोगों का ये सब देखिए, ये सब जो आप लोगों का चबूतरा है, ये सब जो चबूतरा है, ये सब जो चबूतरा है, ठीक है। चबूतरा यानी चबूतरा जो है जो चबूतरा है क्या, वो ऊंचे पत्थर के मंच पर निर्मित है, और ये क्या बाढ़ और हिमपात से सुरक्षा के लिए इसका बनाया गया है। चबूतरा क्यों बनाया गया है? क्योंकि जो बाढ़ आया और जो हिमपात है उससे बचने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए इसका निर्माण कराया गया है। और हम लोग हिमालय मंदिर की विशेषता देखें तो देखिए हिमालय क्षेत्र का जो मंदिर का जो मैदान है ना, वह अलग अलग होते हैं। माने हिमालय क्षेत्र का जो मंदिर होते हैं, मंदिर जो है, मंदिर का जो मैदान है ना, उनका जो मंदिर होता है वो अलग अलग होते हैं। मोटी दीवारें होती है, वहां पर सजावट भी बहुत कम होता है। ठंड और बर्फ को ध्यान में रखकर उसका निर्माण किया जाता है। और किसमें जोर दिया जाता है? उसके स्थायित्व पर, और जो उसका जो मजबूती है, जो उसका स्ट्रांग है, उस पर उसको सबसे अधिक जोर दिया जाता है। देखिए केदारनाथ जो धाम है ना स्टूडेंट, केदारनाथ धाम एक प्रकार से क्या, नागर शैली का एक क्षेत्रीय रूप है। माने केदारनाथ जो है एक प्रकार से जो रीजनल होता है, माने नागर शैली में एक प्रकार से रीजनल रूप है। और जिसे क्या किया गया है, जिसे पर्वतीय परिस्थितियों के अनुसार क्या किया गया, एक प्रकार से डाला गया है। कैसे डाला गया है? पर्वतीय जो परिस्थितियां है उसके अनुसार इसको ढाला गया है। ठीक है। अब हम लोग इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस देखेंगे, यानी धार्मिक महत्व। जो केदारनाथ एक प्रकार से पंच जो केदार होते हैं, पंच केदार में सबसे प्रमुख है। जो अगर हम लोग चार धाम यात्रा जो करते हैं, चार धाम यात्रा के एक प्रकार से महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ पर महाभारत से जुड़ी कथाएं जुड़ी हुई है यहाँ पर। लेकिन जो आप लोग को पता होगा, जो 2013 में जो बहुत भयानक जो बाढ़ आया था मंदकनी नदी पर, वहां पर पूरा केदारनाथ, पूरा एक प्रकार से उत्तराखंड तबाह हो गया था। पर मंदिर की जो संरचना इतनी अच्छी थी, इतनी मजबूत थी, कि वहां पर एक भी चीज कुछ इधर से उधर नहीं हुआ, मंदिर में कोई भी दिक्कत नहीं है।
ओके स्टूडेंट, अब हम लोग क्या देखेंगे, सांस्कृतिक और स्थापत्य महत्व को देखेंगे, यानी संस्कृति और वास्तुकला का जो महत्व है वो देखेंगे। देखिए भूगोल के अनुसार मानी ज्योग्राफी के अनुसार जो वास्तुकला है ना वह वहाँ का अनुकूल है, माने एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर एक प्रकार से भक्ति का भी और एक प्रकार से इंजीनियरिंग का संयोजन देखने को मिलता है। हिमालय की आध्यात्मिक महत्ता का प्रतीक है, माने एक तरह से आप इमेजिन करिए आपका जो मंदिर वहां पर स्थित है, चारों ओर पहाड़ से ढका हुआ है, पहाड़ के चारों ओर आपका बर्फ है और बीच में मंदिर है। समझो कितना भव्य दृश्य हो, कितने अच्छे तरीके से देखने में लगती होगी, एकदम आध्यात्मिक एकदम भक्ति का प्रतीक है वो। ठीक है, और ये क्या है, एक प्रकार से उत्तर भारतीय मंदिर शैली का क्या है, जो उत्तर भारतीय जो मंदिर शैली है उसका एक प्रकार से पर्वतीय रूप यानी माउंटेन रूफ है। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हम लोग जो है अपना इंडियन आर्किटेक्चर का क्लास को खत्म करते हैं, एंड करते हैं। अगर आप लोगों का कोई डाउट कुछ क्वेश्चन हो तो चलिए मैं आप लोगों को डाउट और क्वेश्चन का पूछता हूँ। और जो स्टूडेंट यूट्यूब में देख रहे होंगे, अगर इनको और अच्छे से और डिटेल में पढ़ना है, उनको पूरा ग्रेजुएशन का अच्छे तरीके से तैयारी करना है, एक एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर का प्रॉपर वे में नोट्स बनाना है, टेस्ट सीरीज देना है, एमसीक्यू बनाना है, तो वो क्या करेंगे, वो हमारे ऐप पर जाएंगे, एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर वो अपने ऑल इन वन मास्टर कोर्स को सिलेक्ट करेंगे और वहां से वो कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और परचेज करने के बाद आप तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, प्रॉपर वे में टेस्ट दे सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड माने जो क्वेश्चन एग्जाम में आए उसका तैयारी करवाया जाता है एकदम वीवीआई। ठीक है, और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट आए तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 6207329219। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके जरूर से जरूर पूछ सकते हैं। पर इनका जो कॉलिंग का टाइम रहेगा 10 AM to 4 PM जो आप इसमें कॉलिंग कर सकते हैं। ओके, चलिए।